नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, हिंदी विभाग, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज की परिचर्चा में चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हूँ। हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल अपने युग का, अपने समय का प्रतिनिधित्व किया, अपितु उनकी रचनाएं कालजयी बनी और वे रचनाकार कालजयी रचनाकार कहलाए। तो हिंदी साहित्य के जो कालजयी रचनाकार रहे और उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं, इसकी हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की हुई है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त, जो भारतीय संस्कृति के पुनराख्याता के रूप में प्रसिद्ध रहे, जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है, उसका प्रारंभ तो भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु के नाम से ही उस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु भी एक कालजयी रचनाकार हुए, जिन्होंने विषय की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, गद्य विधाओं की दृष्टि से साहित्य में अनेक नवीन प्रयोग किए। और भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य में गद्य में लेखन प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व हम देखते हैं आदिकाल रहा या भक्ति काल या रीति काल, साहित्य लेखन पद्य में रहा, कविता में लिखा जाता था, गद्य लेखन नहीं था। पर आधुनिक काल में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के चलते अनेक परिवर्तन हुए, विकास के अनेक नवीन चरण आए, यातायात के साधन बढ़े, सड़कों का निर्माण हुआ, उदारीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण बढ़ा। तो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो ये सब आधुनिकीकरण के विभिन्न चरण रहे, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा, क्योंकि साहित्य समाज का ही प्रतिबिंब होता है। तो समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, वे साहित्य में भी दिखाई देते हैं। तो ये आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया थी, उसने साहित्य को प्रभावित किया। और वह काल क्या था? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों के शासन, उससे पहले मुग़लों का शासन रहा। रीतिकाल का समय राजनीतिक दृष्टि से संक्रांति काल कहा जा सकता है, जब मुग़ल शासन समाप्त हो रहा था और अंग्रेज़ी शासन अपनी सत्ता कायम रखने के लिए प्रयासशील था। तो टकराहट की स्थिति बनी हुई थी। आधुनिक काल में भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं, तो अंग्रेज़ी शासन पूरी तरह से आ चुका था, ब्रिटिश शासन की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो ब्रिटिशों के आने से शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आए। और भाषिक स्तर पर जो साहित्य पहले ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, अवधी भाषा में लिखा जा रहा था, वहीं परिवर्तन आया और साहित्य खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ हुआ। क्योंकि ब्रज अवधी में तो पद्य लिखा जा सकता था, पर गद्य के लिए खड़ी बोली आवश्यक थी। तो भारतेंदु युग में हम देखते हैं गद्य की भाषा रही खड़ी बोली, और पद्य की भाषा ब्रज और अवधी चल रही थी। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जो लालित्य, जो मसृणता, जो कोमलता, जो प्रवाहमयता ब्रज भाषा में है, क्योंकि लंबे समय तक 500 वर्षों तक साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही, वह खड़ी बोली में नहीं है। खड़ी बोली को कर्कश भाषा कहा गया। तो इसलिए गद्य के लिए तो उसे अपनाया गया, पर पद्य के लिए ब्रज भाषा में ही लेखन चलता रहा। पर उसके पश्चात आता है द्विवेदी काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब 1903 में सरस्वती पत्रिका का
संपादन का कार्यभार संभालते हैं, तो वे कवियों को, रचनाकारों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रज और अवधी में जो लिखी हुई रचनाएं आती थी उसे वे पत्रिका में प्रकाशित नहीं करते थे, स्थान नहीं देते थे। तो इस तरह से द्विवेदी युग में, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त साहित्य रचना कर रहे थे, तो द्विवेदी जी के प्रभाव स्वरूप उन्होंने खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ किया। तो खड़ी बोली के उत्कृष्ट कवियों में, प्रारंभ के उत्कृष्ट कवियों में उनका स्थान है। अब किसी भी रचनाकार की साहित्यिक अवदान की जब हम बात करते हैं तो उससे पूर्व जानना होता है कि उनका अपना जीवन कैसा रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका परिवार कैसा था, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई। तो मैथिली शरण गुप्त जी की भी साहित्यिक साधना को जानने के लिए, उनके साहित्यिक अवदान को जानने से पूर्व आवश्यक है कि हम उनके पहले जीवन परिचय को जानें। जहाँ तक जन्म की बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में हुआ। इनके पिता रामचरण दास कनकने थे। वे भी कवि थे, प्रतिष्ठित कवि थे, प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र मैथिली शरण गुप्त डिप्टी कलेक्टर बने, परंतु वही है वही जो राम रचि राखा। गुप्त जी का रुचि नहीं थी उसमें, तो वे कविता करने में ही उनकी रुचि थी, साहित्य रचना में ही वे अपने प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे। तो एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और परिवार पूरा संपन्न वैश्य परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था, सभी सुविधाएं, सभी समृद्धि थी और इनकी माता काशीबाई थी। यद्यपि इनका प्रारंभिक जीवन मैथिली शरण गुप्त जी का बड़ी सुविधाओं में बीता, ऐशो आराम में बीता, क्योंकि परिवार में व्यवसाय अच्छा चल रहा था। परंतु युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग 28 वर्ष की आयु तक आते आते उनके जीवन में भी संघर्ष प्रारंभ होते हैं। पिता की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो गई, इनके अपने 2 विवाह होते हैं, दोनों ही पत्नियों का साथ नहीं रहता, तो अवसाद की स्थिति में रहते हैं और जो व्यापार था उसमें भी दिन प्रतिदिन हानि ही होती रही, घाटा ही होता रहा। तो जो एक संपन्न परिवार की सुख सुविधाएं थी उससे दूर जीवन जो है वो संघर्षमय हो गया। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक उनकी शिक्षा 3री क्लास तक तो गांव, वहीं चिरगांव में ही हुई। फिर आगे सुविधाएं नहीं थी तो उन्हें झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए भेजा गया, परंतु स्कूली शिक्षा में उनका मन नहीं रमा, वे पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते थे और वापस चिरगांव में ही आ गए। उनके पिता ने घर में ही उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था की, परंतु मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वाध्याय पर विशेष बल दिया। भले ही उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु उन्होंने पुरा कथाओं का, रामायण का, महाभारत का, विभिन्न पौराणिक ग्रंथों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और जो उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर भी होता है और कवि प्रतिभा उनमें बाल्यकाल से ही थी। 12 वर्ष की आयु, अल्प आयु में ही उन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया था और प्रारंभ में तो वे कनकलता नाम से लिखते थे। हालांकि उनका बचपन का नाम मैथिली शरण गुप्त नहीं था, पर जब विद्यालय में दाखिल होने के लिए गए तो फिर उनका वहाँ पर नाम मैथिली शरण रख दिया गया और गुप्त तो इन्होंने बाद में अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। पर जब इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ किया तो कनकलता नाम से और ब्रज भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया। ब्रज भाषा में दोहे लिखते थे, चौपाई लिखते थे, छप्पे आदि लिखते थे और बड़े ही सरल हृदय के थे, सहृदय थे। और क्योंकि संपन्न परिवार में जन्म हुआ था तो उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनका व्यक्तित्व एक संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व था। जिस तरह से वो धोती कुर्ता पहनते थे,
माथे पर पहले वैष्णव तिलक लगाते थे, तो गले में तुलसी माला धारण करते थे। तो परंतु जो भी उनके संपर्क में आता था वह उनसे प्रभावित होता था। और साहित्य जगत में तो वे दद्दा के नाम से जाने जाते थे। महादेवी वर्मा भी उन्हें दद्दा कहती थी। डॉक्टर नगेंद्र ने भी उनको दद्दा का एक व्यक्तित्व करके उन पर निबंध लेखन किया। देश प्रेम के भाव से युक्त रहे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है 1886 में, और वे समय पराधीनता का समय है। और इनकी लेखन काल भी लंबे समय तक चला, 1964 तक। तो स्वतंत्रता से पूर्व का देश की आज़ादी का संघर्ष भी उन्होंने देखा, और तत्पश्चात आज़ाद होने के पश्चात देश के समक्ष जो समस्याएं आई, जो विभिन्न प्रकार की नवीन समस्याएं आई, उनसे जूझते हुए देशवासियों को भी देखा। तो उन्होंने अपनी रचना में देश प्रेम के भाव को विशेष रूप से अभिव्यक्त किया। मैथिली शरण गुप्त अपनी जमीन से जुड़े हुए रचनाकार रहे हैं। वे अपनी रचनाओं में जिन विषयों को उठाते हैं वे विषय जमीन से जुड़े हुए रहे। किसानों की समस्या को, श्रमिकों की समस्या को, नारी की अस्मिता को लेकर के, और पुरातन रूढ़ियाँ, परंपराएं जो समाज को जकड़े हुए हैं, जिससे समाज की प्रगति में अवरोधक हो रहे हैं, तो उन समस्याओं को उठाते हैं। और फिर मानवीय संवेदना से जुड़े हुए एक संवेदनशील कवि रहे हैं। जो सामाजिक समस्याएं थी उन समस्याओं को बड़ी गहराई से देखते हैं, और उनके प्रति एक संवेदनशील कवि के मन में जैसा भाव जागृत होता है, जैसी एक पीड़ा होती है, वह उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। जीवन के मर्म को समझने वाले कवि रहे हैं। एक जीवन का व्यापक अनुभव रहा है, बाल्यकाल से लेकर के, और फिर बाद में स्वतंत्रता के पश्चात एक लंबे समय तक वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। तो समाज को भी उन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखा, और राजनीति को भी, क्योंकि स्वयं राज्यसभा के सदस्य रहे, तो सरकार की नीतियों को समझने वाले कवि थे। तो जन संस्कृति से जुड़े हुए कवि थे, जन भाषा के कवि रहे हैं। वे अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में कहीं भी कृत्रिमता को महत्व नहीं देते हैं, आम बोलचाल की भाषा को महत्व देते हैं। जो उस समय की बोलचाल की खड़ी बोली थी, जैसी बोलते हैं वैसा ही वे रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं, और खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। अब हम बात करें मित्रों उनकी साहित्य साधना को लेकर के, उनके रचना संसार को लेकर के। मैथिली शरण गुप्त का रचना संसार विपुल, व्यापक, विशाल रहा है। एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी काव्य यात्रा की है। 1912 से लेखन प्रारंभ कर दिया था, और 1964 तक लगभग 50 वर्षों तक वे साहित्य लेखन करते रहे। स्वतंत्रता से पूर्व किस प्रकार से मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को जगाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए लेखन किया। और स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह से समाज में, देश के समक्ष जो समस्याएं आई, और किस तरह से एक मोह बंध भंग हुआ। आज़ादी से पूर्व जो स्वप्न देखे गए थे, और आज़ादी के बाद उन स्वप्नों को टूटता हुआ देखा, तो वो जो मोह भंग की स्थिति थी वह भी उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। और ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ करते हैं, और जब प्रारंभिक उनकी रचनाएं थी, किशोरावस्था में जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तो तब वे कनकलता के नाम से भी लिखते थे और रसिकेंद्र के नाम से भी लिखते थे। मैथिली शरण के नाम से नहीं लिखते थे, रसिकेंद्र के नाम से ब्रज भाषा में दोहा, चौपाई, छप्पे आदि लिखते थे। और उनकी प्रारंभिक रचनाएं
कलकत्ता के वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। एक सामान्य पत्रिका थी और इस पत्रिका में उस पत्रिका का कोई इतना साहित्यिक स्तर नहीं था, परंतु उस समय वही प्रसिद्ध थी और उस पत्रिका में इनके ब्रज भाषा में रचित रचनाएं प्रकाशित होती थी। और तभी इन्होंने सरस्वती पत्रिका के बारे में सुना, और क्योंकि उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, जबकि 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य श्याम सुंदर दास द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था और 1903 में आकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसका संपादन कार्य का उत्तरदायित्व संभालते हैं। और वह साहित्यिक पत्रिका थी, एक उत्कृष्ट पत्रिका थी और उस समय के जितने भी साहित्यकार थे वे उस पत्रिका में अपने लेख, अपने कविताएं, कहानियां आदि प्रकाशित करवाना गौरव की बात समझते थे। सरस्वती पत्रिका में जिसका लेख प्रकाशित होता था वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। और मैथिली शरण गुप्त जी के मन में भी आया कि वह भी अपने रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाएं, और उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी हुई अपनी कविताएं भेजी भी, परंतु वे प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं चाहते थे कि ब्रजभाषा में रचित कविताओं को या उनके विषय को आगे बढ़ाया जाए। वे खड़ी बोली को महत्व दे रहे थे और खड़ी बोली में रचित कविताओं को ही साहित्य में, पत्रिका में स्थान देते थे। तो एक बार मैथिली शरण गुप्त अपने बड़े भाई के साथ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने के लिए, और वहाँ ऐसी बात होती है तो बताते हैं कि ये भी कवि हैं और रचना करते हैं। और तब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे उनकी कविताओं को भी, उनके सारे रचनाओं को भी सरस्वती पत्रिका में स्थान दें। तो जब उन्हें पता चलता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कि ये तो ब्रज भाषा में रचना करते हैं, तो वे इनकार कर देते हैं कि तुम खड़ी बोली में रचना करोगे तभी वे प्रकाशित होगी, और वे अगर प्रकाशन योग्य होगी तब मैथिली शरण गुप्त के मन में आता है कि वे खड़ी बोली में भी कविता की रचना करेंगे, और पहली कविता लिखते हैं हेमंत कविता। अब क्योंकि खड़ी बोली का वो प्रारंभ समय था, उससे पूर्व तो कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। अब खड़ी बोली में जब लिखेंगे तो उतनी परिष्कृति नहीं आएगी, उसमें व्याकरण के दोष भी आएंगे, उसकी वो प्रवाहमयता नहीं बनेगी, वाक्यान्विति दोष भी रहेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सामने जो भी रचनाएं आती थी, कविता आदि, तो वे पहले उसका पर्याप्त संशोधन करते थे, उसकी परिष्कृत करते थे और फिर उसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करते थे। तो इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु बने, क्योंकि द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त जी को बताते थे कि किस विषय पर रचना करें, कैसे रचना करें, कविता कैसे की जाती है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो प्राचीन काव्य शास्त्रीय नियम थे, जो विधि विधान थे, उनको महत्व ना दे करके समय की आवश्यकता को देखते हुए किस प्रकार से खड़ी बोली में कविता की जाए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा मिलती थी गुप्त जी को, और इसीलिए वे उन्हें अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। तभी उन्होंने कहा भी, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। महावीर शब्द यहाँ पर देखिए श्लेष परक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की हनुमान जी की प्रेरणा से, वहाँ महावीर शब्द हनुमान जी के लिए आया, और श्लेष परक है तो दूसरा महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृपा, उनका प्रसाद अगर मैथिली शरण जी को ना मिलता तो वो साकेत जैसी कालजयी रचना की रचना न कर पाते। तो जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना हनुमान जी की प्रेरणा से की, उनकी कृपा से की, उसी तरह से साकेत आदि काव्यों की रचना मैथिली शरण गुप्त ने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृपा दृष्टि से की। तो इस तरह से
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने काल में, अपने समय में 1900 से लेकर के 1918-1920 तक के समय में तत्कालीन सभी साहित्यकारों का मार्ग प्रदर्शन किया, उन्हें कविता करने के लिए प्रेरित किया, नवीन विषयों पर कविता करने के लिए प्रेरित किया। वे कविता जो पहले केवल श्रृंगार से जुड़ी हुई थी, समाज से कटी हुई थी, तो इन्होंने यद्यपि भारतेंदु ने भी सामाजिक समस्याओं को लेकर के, समाज की आवश्यकता को देखते हुए गद्य लेखन प्रारंभ किया, अनेक नाटकों की रचना हुई, पर पद्य लेखन वहाँ भी प्रकृति को, श्रृंगार को केंद्र में रख के लिखा जा रहा था। परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से, उनके द्वारा निरंतर प्रोत्साहित किए जाने के कारण साहित्यकारों ने सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखते हुए कविता की रचना की। अब मैथिली शरण गुप्त जी ने जब कविता अपनी पहली भेजी तो उन्होंने कहा मैं रसिकेंद्र नाम से कविता करता हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त जी को तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि अब रसिकेंद्र होने का जमाना गया, अब रसिकेंद्र नाम से कविता नहीं चलेगी। तो यहाँ से फिर वे मैथिली शरण गुप्त के नाम से कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। और हेमंत कविता को जब वे प्रकाशित करने के लिए भेजते हैं तो कविता का मूल रूप जो गुप्त जी द्वारा रचित था वे भी आपके सामने रखते हैं, और उसको किस तरह से संशोधित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वह रूप भी आपके सामने है। तो दोनों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना प्रारंभिक कविता का स्वरूप क्या था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण उसमें कैसे संशोधन किया गया। तो पहले हम देखते हैं हेमंत कविता का मूल रूप। ओढ़े दुशाले अति उष्ण अंग, धरे परु दख हुए उमंग, तो भी करे सब लोग सीसी, हेमंत में हाय कपे बतीसी। ये मैथिली शरण गुप्त जी की मूल कविता है जो प्रकाशित होने के लिए भेजी गई थी। और इसको जब संशोधित किया, उसकी वाक्य संरचना परिवर्तित की, उसकी प्रवाह में परिवर्तन आया, तब कविता बनी अच्छे दुशाले सित पीत काले, है ओढ़ते जो बहुवित्त वाले, तो भी नहीं बंद अमंद सीसी, हेमंत में है कंपती बतीसी। देखिए कितना परिवर्तन आ गया, कविता में कितनी परिष्कृति आ गई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब उसे प्रकाशित किया तो अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने मैथिली शरण जी का ही नाम दिया। और इस कविता को जब पत्रिका में देखा और उसका परिवर्तन देखा तो मैथिली शरण गुप्त स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। और इस तरह से धीरे धीरे उनकी कविता में एक प्रौढ़ता, एक परिष्कृति आती चली गई। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक प्रकार की, अनेक विधाओं में साहित्य रचना की। उन्होंने महाकाव्यों की रचना भी की, खंड काव्य की रचना भी की, गीति काव्य की, मुक्तक काव्य की, नाटकों की रचना की, और साथ में अनुदित रचनाएं भी उनकी हैं। उन्होंने अंग्रेजी से, संस्कृत से, बंगला की अनेक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, और इस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। इनके द्वारा रचित 2 महाकाव्य हैं और बड़े प्रसिद्ध महाकाव्य रहे। सर्वप्रथम तो है साकेत, जिसका रचना काल 1932 ईस्वी है। और इस रचना की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? रविंद्रनाथ टैगोर के एक लेख से और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के एक लेख से। इन दोनों से ही मैथिली शरण गुप्त बहुत अधिक प्रभावित थे, टैगोर जी से भी और द्विवेदी जी से भी। और राजनीति के क्षेत्र में 1916 से महात्मा गांधी सक्रिय हो गए थे, तो महात्मा गांधी के विचारों से, उनके दर्शन से, उनके कार्य कुशलता से, उनके व्यवहार से मैथिली शरण गुप्त विशेष रूप से प्रभावित हुए। तो उन्हीं दिनों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ,
कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख में उन्होंने रामायण के एक प्रमुख पात्र उर्मिला को लेकर के कवियों की जो उदासीनता, जो उपेक्षा रही है, उसके विषय में बात की। क्योंकि वाल्मीकि ने काली और तुलसीदास ने राम कथा को महत्व दिया, राम के सीता के चरित्र को महत्व दिया, परंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग को, उसके समर्पण को उतना महत्व नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। और साहित्य के क्षेत्र में अनेक ऐसे पात्र रहे जिनका त्याग महत्वपूर्ण रहा, परंतु साहित्य में उसकी उपेक्षा हुई। तो ऐसी पात्र उर्मिला को केंद्र में रखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। और साकेत, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त स्वयं वैष्णव भक्त रहे, राम भक्त रहे, और ये वैष्णव भक्ति उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई थी। तो यही जो राम कथा की गान की जो वैष्णव निष्ठता थी, वह उनकी साकेत में हमें विशेष रूप से दिखाई देती है। तो साकेत रचना के बारे में हम चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इस चर्चा को, आज की चर्चा को अभी हम इस व्याख्यान में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।